हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जापान ट्रैवल सीरीज। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा किस एरिया के अंदर आप लोग एक रीजनेबल बजट में होटल बुक करा सकते हैं और उसके अलावा टोक्यो में जो ट्रेन्स होती हैं कौन से उनके डिफरेंट नाम्स हैं, कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उसके अलावा जो टोक्यो की सबवे है उसकी काफ़ी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उसके अलावा क्योटो के अंदर आप लोग कौन सा होटल बुक करा सकते हैं और उसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन JR पास के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि वो किन ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसके अलावा कुछ ट्रैवल टिप्स जो आप लोग जापान के अंदर यूज कर सकते हैं जब आप लोग ट्रैवल करें। तो इस वीडियो में यही चीजें कवर होंगी। सबसे पहले आप लोग जब जापान के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जैसे कि मैं हनेडा एयरपोर्ट पर पहुंचा था, तो आपने अपना वहीं से ही सुइका कार्ड फिजिकल ले लेना है। सुइका कार्ड आपको हर जगह जापान में काम आएगा। तो आपके पास जैसे जितना भी कैश है वो आप सुइका कार्ड में आराम से लोड कर लेते हैं, तो वो आपका जितनी भी टोक्यो की मेट्रोज हैं वहाँ पे भी चलेगा। उसके अलावा जितनी भी वहाँ पे 7-Eleven, फैमिली मार्ट शॉप्स होती हैं वो सब सुइका कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन काफ़ी कॉन्टैक्टलेस हो जाती है और जापान में ज़्यादातर ही कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को प्रेफर किया जाता है। तो सुइका कार्ड आपको एयरपोर्ट से ही ले लेना है। बीच में चिप शॉर्टेज हो गई थी तो सुइका कार्ड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी अवेलेबल हैं। वो एयरपोर्ट से ही मिल जाते हैं आपको। अगर आप डायरेक्ट शहर में चले जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी सुइका कार्ड्स ढूंढने में, तो सुइका कार्ड मस्ट है। जब भी आप लोग जापान की ट्रिप प्लान करेंगे और स्पेशली टोक्यो के अंदर, टोक्यो में होटल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और टोक्यो के जो मेजर एरियाज हैं उनमें है शिबुया, शिंजुकू, असाकुसा, गिंजा। ये मेजरली इलाके हैं जो ज़्यादातर टूरिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। मैं जब टोक्यो के ऊपर रिसर्च कर रहा था होटल्स बुक कराने के लिए, तो इन सारे एरियाज में काफ़ी महंगे होटल्स आ रहे थे। एक और चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखिए, जितने भी चेन होटल्स हैं लाइक हिल्टन, IHG, उसके अलावा मैरियट, हयात, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ पर एज कम्पेयर टू अराउंड द वर्ल्ड। तो जब मैं ये बुक करा रहा था तो मैंने एक एरिया ढूंढा जिसे कहते हैं अकासाका, असाकुसा नहीं, अकासाका। तो अकासाका एक एरिया है जहाँ से ये जितने भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट ट्रेन लाइंस हैं और उसके अलावा जितने भी ये मेजर टोक्यो की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब वहाँ से अराउंड 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर की ट्रेन जर्नी होती थी। अकासाका का ये फ़ायदा है कि ये एरिया काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी नया है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने होटल बुक कराया था वो यहाँ की लोकल चेन थी द बी। तो द बी का जो चेन होटल था वो मैंने बुक कराया था। रूम्स छोटे थे लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल था। यहाँ पे जो हमें रूम है वो अराउंड 110 पाउंड पर नाइट पड़ा था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेट था। इस होटल का जो लाउंज है उसमें स्पेस काफ़ी रीजनेबल है और यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड है, पर सारे एसेंशियल चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने टोक्यो में जो होटल कराया था वो था मर्क्योर। ये जो होटल है इसका सबसे बड़ा फायदा हम लोग को ये था कि ये हनेडा एयरपोर्ट से बहुत ही करीब था और हमें नेक्स्ट डे जो फ्लाइट थी उसमें बहुत आसानी होनी थी। तो हमने ये 3 दिन के लिए कराया था और इसके इर्द गिर्द की जो हमें जगहें थी वो हमने कर ली थी। इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू हमारा जो पिछला होटल था द बीच एंड। ये काफ़ी बड़ा रूम था यहाँ पे और काफ़ी नया होटल है ये। काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस रूम था ये। काफ़ी न्यू होटल है ये, तो हर चीज़ काफ़ी क्लीन थी। यहाँ का जो लाउंज था ब्रेकफास्ट बुफे के लिए वो भी काफ़ी खूबसूरत था। क्योटो में जो हमने होटल कराया था वो था क्योटो हिल्टन गार्डन इन। तो बहुत ही अच्छे एरिया में था ये, तो बहुत ही आसानी थी हमें ट्रेन स्टेशन आराम से 10 मिनट्स की वॉक पे यहाँ पे हमारा ट्रेन स्टेशन भी था, तो हमें आराम से यहाँ से चले जाते थे जहाँ भी हमें जाना होता था। ये हमारा रूम था यहाँ पर जिसका मैं भी थोड़ा वॉकिंग टूर करूंगा। काफ़ी अच्छी स्पेस थी इस रूम में। उसके अलावा काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ थी, कॉफ़ी, फ्रिज, एवरीथिंग वाज देयर।
ये होटल भी काफ़ी क्लीन था, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था इस रूम के अंदर। के अलावा यहाँ पर जो इनका लाउंज है उसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बफे था, काफ़ी वैरायटी थी ब्रेकफास्ट में और काफ़ी बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट थी। तो यहाँ पर अगर काफ़ी क्राउड हो भी जाए फिर भी आपको जगह आराम से मिल जाती थी। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं जापान रेलवे से, जिसका जो सिंबल होता है वो JR होता है। तो जापान एयरवेज़ की जो 5 लाइंस हैं उसमें सबसे पहले तो जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है यामानोते लाइन। उसके अलावा जो है वो चू लाइन है। उसके अलावा तीसरी जो है वो कीही टोहोकू लाइन है। चौथी जो है वो सुबु लाइन है और पाँचवीं जो है वो सेक्यू लाइन है। लेकिन इन सब में जो मेन आपने जो याद रखनी है और जो आपको पूरे टोक्यो में काम आएगी वो आएगी यामानोते लाइन। यामानोते लाइन जो है वो पूरे टोक्यो में सर्कुलर लाइन चलती है और जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनसे भी वो आपको कनेक्ट करती है। यामानोते लाइन के जो मेन स्टेशन हैं उनके नाम जो हैं वो शिंजुकू स्टेशन है, योगी स्टेशन है, हराजुकू स्टेशन है और सबसे ख़ास शिबुया स्टेशन है, मिगुरू स्टेशन है, शिनागावा स्टेशन है, थाकानावा गेटवे स्टेशन है, एक और मेन स्टेशन टोक्यो स्टेशन है, उसके अलावा अकीहाबारा स्टेशन है और उएनो स्टेशन है। ये जो 10 हैं ये इसके मेन स्टेशन हैं। तो जापान रेलवेज़ की जो यामानोते लाइन है उसका जो साइन है वो JY करके है। Y यामानोते से आता है और J जापान रेलवे से आता है। तो JY का साइन आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप तो ये जो JY है ये आपको 2 मेन स्टेशन तक लेकर आएगी जहाँ से आपको शिनकानसेन बुलेट ट्रेन मिलेगी। पहला स्टेशन है शिनागावा और दूसरा जो है वो टोक्यो का मेन स्टेशन है, क्योंकि इन्हीं 2 स्टेशन से आपको बुलेट ट्रेन शिनकानसेन भी मिलती है और ये वहीं पर ही जाती है। तो यामानोते लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। बाकी की जो लाइंस हैं वो भी कनेक्ट करती हैं, लेकिन एज अ टूरिस्ट भी और टोक्यो के जो मेन स्टेशन हैं उसमें आपको यामानोते लाइन ही हेल्प करेगी। तो इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इसी यामानोते लाइन पे फोकस रखूँगा। बाकी लाइंस आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरली हर चीज़ साइंड होती हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है वो टोक्यो मेट्रो। तो टोक्यो मेट्रो की 9 लाइंस हैं यहाँ पर और उनके जो नाम हैं वो हैं गिंजा लाइन, मोरोनोशी लाइन, हिबाया लाइन, टोजाए लाइन, शियोदा लाइन, यूराकुचो लाइन, हंजोमोन लाइन, नम्बुकु लीनी, नम्बुकु लाइन और फुकुतोशिन लाइन। और उसके अलावा 4 मेट्रो की एक और लाइन है जिसे टोई लाइन कहते हैं, जिनके नाम है टोई असाकुसा लाइन, टोई मीठा लाइन, टोई शिंजुकू लाइन और टोई ओएडो लाइन। और तो टोक्यो में आप लोग यही मेट्रो लाइन का कॉम्बिनेशन और जापान रेलवे का कॉम्बिनेशन लेकर पूरा टोक्यो आराम से घूम सकते हैं। जहाँ तक रही ये 9 मेट्रो लाइंस की बात जो कि टोक्यो मेट्रो की हैं, और उसके अलावा जो 4 टोई मेट्रो लाइंस हैं वो पूरा जो है वो आपको टोक्यो में मिल जाती हैं। मेट्रो के और सबवे के स्टेशंस भी आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में ही आपको काफ़ी लंबी वॉक करनी रहती है। लेट्स सपोज़ अगर आप किसी जापान रेलवेज़ की ट्रेन में आए हैं तो आपको वहाँ से चेंज करनी होगी अपनी प्लेटफॉर्म और उसके बाद जाकर आप जो है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ वॉक करेंगे तो वो सबवे का स्टेशन आ जाएगा। काफ़ी वॉक होती है, काफ़ी ऊपर नीचे सीढ़ियाँ होती हैं और काफ़ी लंबा चलना पड़ता है अगर JR स्टेशन से आप सबवे का स्टेशन तक जा रहे हैं। इन सब को बेस्ट यूज़ करने का तरीका जो हमने भी यही किया था वो यही था कि यार आप लोग जो हैं वो गूगल मैप्स पे सर्च कर लें, जिस जगह से आपको दूसरी जगह जाना है वो आपको पूरा कॉम्बिनेशन बता देगी कि भाई यहाँ से आप मेट्रो ले लें, कोई सी भी गिंजा लाइन या हिबाया लाइन, वो आपको फिर उस डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। अगर वो सबवे डायरेक्ट नहीं जाती होगी तो वो बीच में JR स्टेशन तक जाती होगी, तो आप जो हैं उस मेट्रो से उस सबवे में बाहर निकलेंगे और उसी से ही आप JR के स्टेशन तक जाकर कनेक्ट कर देंगे। ये सारा एक ही जगह होता है, कभी आपको बाहर एग्ज़िट करके सामने जाना पड़ता है। जैसे शिंजुकू इतना बड़ा स्टेशन है जापान रेलवेज़ का और इतना बड़ा स्टेशन है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि शिंजुकू से बहुत लाइंस चल रही होती हैं। वन ऑफ द मेन हब स्टेशन है जापान रेलवे को, सबसे कंफ्यूजिंग भी वही है। तो आपने बस क्लियरली हर साइन पढ़ते जाना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। गूगल आपको सब बता देगा कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, बस आपने वो रीड करते जाना है। साइंस जापान में कलर वाइज इन सब के पूरे वो हैं, इवन लाइक ट्रेन्स के कलर्स भी बहुत नुमाया रखे हुए हैं इन्होंने। उसके अलावा जब आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं वहाँ पे भी हर चीज़ क्लियरली हाईलाइटेड है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती।
बस ये होगा कि यार चलना बहुत पड़ता है और साइंस पर आपको नज़र रखनी है और साइंस को आप फॉलो करते रहें, तो इससे आपकी जो है वो पूरी जो है वो टोक्यो की ट्रिप आराम से गुजर जाएगी। गूगल मैप्स बेस्ट थिंग है, एक्यूरेट चीज़ बताते हैं और ट्रेन जापान में सारी टाइम पर ही आती हैं। हाँ, बसें जो हैं वो हमने जब क्योटो में ली थी तो वो टाइम पे नहीं थी। तो इस वीडियो को मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, लेकिन ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही एज़ अ टूरिस्ट भी और एज़ अ ट्रैवलर आपको टोक्यो में काम आएंगी, पूरा टोक्यो घूमने में। अच्छा, यहाँ पर आप टिकट्स स्टेशन पे भी ले सकते हैं। उसके अलावा यार बेस्ट थिंग ये है कि आप एयरपोर्ट से सुइका का कार्ड ले लें, ठीक है, और इसमें आप अपना कैश अगर आप चेंज करवा के लाए हैं उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर लें और सारे स्टेशन पे टैप करते जाएं, सिवाय बुलेट ट्रेन के ये सब पे चलेगा। तो आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं 7-Eleven सुपरमार्केट्स वगैरह हर जगह पे। उसके अलावा जापान रेलवे पे भी चलेगा, टोक्यो मेट्रो पे भी चलेगा। बस 150 जापानीज़ येन से जर्नी से स्टार्ट होती हैं और वो अपने हिसाब से काटता रहता है। JR पास जापान में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला पास है। ऑल्दो रिसेंटली इसके प्राइस बहुत हाई हो गए हैं। मैं स्क्रीन में शेयर करूंगा एडल्ट्स और बच्चों की क्या टिकट प्राइस चल रहे हैं JR पास के। आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि ये JR पास के आजकल के रेट्स हैं। तो JR पास जो है वो 7 दिनों का भी होता है, 14 दिनों का भी होता है और 21 दिनों का भी होता है, डिपेंडिंग आप लोगों की कितनी बड़ी जर्नी है जापान में। JR पास जो है वो मेनली जो है वो जापान रेलवेज में यूज़ होता है और उसके अलावा आप लोग JR पास को बुलेट ट्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुलेट ट्रेन जैसे आप टोक्यो से अगर आपको क्योटो जाना है और उसके अलावा ओसाका जाना है तो JR पास आपके काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन आप जो है इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है पर एडल्ट के हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, एग्जांपल लूंगा, तो हम लोगों ने मेनली टोक्यो घूमना था और उसके अलावा हमने सिर्फ क्योटो जाना था। तो हमने जब अपनी पूरी कैलकुलेट की कॉस्ट 2 एडल्ट्स की और फिर एक चाइल्ड की, तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था और वो इतना वर्थ नहीं हो रहा था हमारे लिए। तो हमने सिंगल जर्नीज़ ही की थी मेनली। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से अपनी जितनी भी जर्नीज़ हैं टोक्यो के अंदर, उसके अलावा पूरे ओवरऑल जापान, जैसे अगर आप लोग ओसाका भी जा रहे हैं, उसके अलावा क्योटो भी जा रहे हैं, ओसाका जा रहे हैं और जितनी भी आप लोग को जगहों पे जाना है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को शिनकानसेन बुलेट ट्रेन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने वहीं पे ही इंपॉर्टेंट टिप्स रिकॉर्ड की थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं शिनकानसेन की इंपॉर्टेंट टिप्स। तो यार सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि यार आप लोग इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और उसके अलावा आप लोग स्टेशन पे आकर भी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन को वहीं से आप लोग बुक कर सकते हैं। तो पहले से प्री बुक कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं करानी है। नॉर्मली ऑनलाइन जो है वो क्लूक की जो ऐप है उससे बुक हो जाती है। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऑनलाइन बुक करो या फिर ऑन द स्पॉट बुक करें। शिनकानसेन ट्रेन जो है वो अराउंड एवरी 10 मिनट्स आती रहती है। दूसरा ये है कि उसके अंदर 2 टाइप की सीट्स होती हैं, एक होती है ग्रीन कार और एक होती है ऑर्डिनरी कार। और ऑर्डिनरी कार जो है वो नॉर्मल टिकट होती है और ग्रीन कार की जो टिकट है वो थोड़ी महंगी होती है। लेकिन मैंने ऑर्डिनरी कार में ही सफ़र किया था, काफ़ी अच्छा था, कोई मुझे चेंज नहीं लगा। तो आपकी मर्ज़ी है, पर ये 2 टाइप की इसमें सीट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यार ये है कि इसमें जब आप सीट बुक करते हैं तो आप लोग रिज़र्व सीट्स बुक करा सकते हैं और नॉन रिज़र्व सीट्स बुक करा सकते हैं। नॉन रिज़र्व सीट्स और रिज़र्व सीट्स में आई थिंक अराउंड 400 जापानीज़ येन का फ़र्क होता है पर एडल्ट। तो मैंने तो दोनों बुक करवाई थी, रिज़र्व भी और नॉन रिज़र्व भी। रिज़र्व का ये होता है कि आपको आपका तो कार नंबर पता होता है पहले से और आपको आपके सीट नंबर्स लाइक जैसे आप फैमिली हैं तो आपको तीनों को इकट्ठे सीट्स मिल जाती हैं। नॉन रिज़र्व का ये होता है कि यार नॉन रिज़र्व में आपकी सीट रिज़र्व नहीं होती है, तो आपको जहाँ जगह मिले आप लोग को वहीं बैठना होता है। तो हो सकता है एज अ फैमिली थोड़ा इशू हो आपको। लेकिन नॉन रिज़र्व का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि लेट्स सपोज़ कि आपने जिस टाइम की ट्रेन बुक की थी वो टाइम आपसे मिस हो गया हो, तो आप अगली जो ट्रेन आ रही है वो भी ले सकते हैं। रिज़र्व सीट का ये इशू हो जाता है कि अगर आपने रिज़र्व कराई हुई है तो आपको उसी टाइम पे वही ट्रेन लेनी है। ये मैंने कंफर्म किया था जब शिनकानसेन के मैं जब प्लेटफॉर्म में था कि अगर आपकी पहली लेकिन जिस टाइम की आपने टिकट बुक कराई हुई अगर वो मिस हो जाए तो आप दूसरी टिकट भी बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार आप जो नॉन रिज़र्व सीट्स हैं वो जो हैं वो सिर्फ 1, 2 और 3 जो कंपार्टमेंट हैं सिर्फ उसी में ही अवेलेबल होती हैं। बाकी सारे कंपार्टमेंट्स रिज़र्व के लिए होते हैं।
मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि 1 2 3 में मुझे जगह आराम से मिल गई थी, नॉन रिज़र्व में। मुझे तो दोनों का एक्सपीरियंस है, रिज़र्व और नॉन रिज़र्व का। तो मैं बता रहा हूँ कि आप नॉन रिज़र्व में भी फैमिली के साथ आपको जगह मिल जाती है, तो जगह का इतना मसला नहीं है। और अगर जगह ना भी मिले तो आप नेक्स्ट ट्रेन में आराम से जा सकते हैं। और यार नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यार आपको उसमें ना रिज़र्व लगेज की भी जगह होती है अगर आपको लगेज ज़्यादा है, लेकिन वैसे ना आपको रिज़र्व लगेज कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी 2 सूटकेस थे, एक हैंड कैरी था और एक बच्ची का स्ट्रॉलर था। मेरा सामान आराम से आ गया था, रिज़र्व में भी आ गया था, नॉन रिज़र्व कंपार्टमेंट में भी आ गया था। तो आपको ये लगेज के रिज़र्व लगेज के पैसे देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवर पहले से बुक कराने की ज़रूरत है। ये जो है यार, ये हमारी टिकट है जो हमें यहाँ की टोक्यो से क्योटो सिटी तक लेकर जाएगी। ये जो है हमें 14,170 जापानीज़ येन पड़ी है, जो हमने स्टेशन से ही ली थी। उसके अलावा हमें चाइल्ड फेयर इसका हाफ़ ही पड़ा है। तो हमारा जो टोटल बिल था वो अराउंड 35,400 का बना था। 2 एडल्ट एंड एक बच्चे को मिलाकर तीनों की सीट होती है। बच्चे की अगर आप सीट के साथ लेंगे तो आपको पे करना है। वैसे चाइल्ड इज़ फ्री, लेकिन बच्चा बगैर सीट के कैसे सफ़र करेगा। लेकिन जो हमारी दूसरी डॉटर इन्फेंट, उसका हमें पे नहीं करना पड़ा। तो ये यहाँ पर टिकट की प्राइस मुझे आज ऑन द काउंटर पड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार टोक्यो से अगर आप बुलेट ट्रेन लेंगे तो टोक्यो में बुलेट ट्रेन के 2 मेन स्टेशन हैं, एक शिनागावा स्टेशन है और दूसरा टोक्यो स्टेशन है। इन दोनों स्टेशन से आपको जो है वो बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से और अपने होटल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको करीब क्या पड़ रहा है, टोक्यो स्टेशन पड़ रहा है या शिनागावा स्टेशन पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के फासलों में काफ़ी फ़र्क है। पॉइंट ये है कि यार इस बुलेट ट्रेन में ना वाईफाई जो है वो इतना अच्छा नहीं चलता है। तो वाईफाई जो है वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो इसके वाईफाई पर आप इतना रिलाय मत कीजिएगा। आपके पास अपना GB डेटा होना चाहिए अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है इस ट्रेन के अंदर। शिनकानसेन का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार इसकी जो टिकट्स हैं वो आपने संभाल के रखनी है, कहीं मिसप्लेस ना कर दिएगा, क्योंकि यार इसी टिकट से आप एंटर होते हैं और इसी टिकट से आपको एग्ज़िट भी करना होता है। तो इवन तो अगर आपने एंटर भी कर दिया है, एग्ज़िट भी आपको यही टिकट से करना है। तो इसको आपको संभाल के रखना है एंड ऑफ जर्नी तक। टोक्यो में मेन चीज़ जो हर टूरिस्ट करता है वो आप भी करेंगे, 7-Eleven। भाई 7-Eleven जो है ना यार वो बेस्ट चीज़ है, मोस्ट अफोर्डेबल। अगर आपको भी मेजरली टूरिस्ट होते हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह फॉलो करते हो या यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, भाई वो रात को होटल जाने से पहले 7-Eleven ज़रूर जाते हैं। 7-Eleven में आपको बहुत ही सस्ते अफोर्डेबल डिज़र्ट्स मिल जाते हैं, उनकी डिफरेंट स्नैक्स हैं वो आप लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप लोग होंगे तो आपको ये जो 2 मार्ट्स हैं ये बहुत काम आएंगे। एक तो है 7-Eleven, के अलावा है फैमिली मार्ट। तो ये 2 मार्ट्स हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है आपकी पूरी ओवरऑल ट्रिप। यहाँ पर आपको मेजरली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ की मोस्ट फेवरेट जो है वो इनकी स्मूदी मशीन, जहाँ से आप लोग अपने फ्रूट वहाँ से जो भी आपको स्मूदी बनानी होती है उसका आप पैकेट बाय करते हैं और आप उसके अंदर स्मूदी वहीं के वहीं बना लेते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे। उसके अलावा जापान के अंदर जो है वो वाईफाई तो फ्री है। जितनी भी कॉफी शॉप्स में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, वहाँ पे तो वाईफाई आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक स्पेसेस पे बाकी जगहों पे इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई जापान में उनके एटिकेट्स का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। एज अ टूरिस्ट हम लोग को जिस कंट्री में भी जाए उनके कस्टम्स, उनके कल्चर का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जापान के काफी एटिकेट्स मैंने डिस्कस किए हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो आप लोग उसका काफी ख्याल रखिएगा। तो आप लोग का ट्रिप बहुत ही जबरदस्त गुजरेगा। जापान से आप लोग जब आएंगे तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख कर भी आएंगे और काफ़ी कुछ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।